हेलो गाइस, वेलकम टू KNP एनालिसिस। तो आज हम आर्टिकल नंबर 15 डिस्कस करने वाले हैं। आर्टिकल 15 के बारे में कि इसमें कौन से 5 क्लॉज दे रखे हैं, सारे क्लॉजेज आज हम आर्टिकल 15 में डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले आपने एक चीज़ देखी होगी कि बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो गया। उससे पूछो क्यों? कि मेरी कास्ट के आधार पर मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया, भेदभाव किया गया। उससे पूछो क्यों? कि मेरे प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया, मेरे धर्म के आधार पर मेरे साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो ऐसी चीज़ बोलता क्यों है? क्यों बोलता है कि वो मेरे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ? तो क्योंकि ये चीज़ आर्टिकल नंबर 15 में लिखी हुई है कि आप किसी के साथ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। यही है आर्टिकल 15। यानी कि अगर इसका एक मैं ब्रॉड रूप की बात करूं, इसके एक बड़े रूप की बात करूं, तो आर्टिकल 15 बोलता है कि आप प्रोहिबिशन करता है, यानी कि रोकथाम करता है, ये रोकथाम करता है किसकी? डिस्क्रिमिनेशन की। किसकी? यानी कि भेदभाव की। भेदभाव की कौन कौन से ग्राउंड पर, किस किस आधार पर ये रोकथाम करता है? तो इसके 5 ग्राउंड जो है वो संविधान ने हमको दिए हुए हैं, और वो जो पांचों ग्राउंड हैं संविधान के, वो पांचों ग्राउंड यहाँ पर लिख लेते हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट एंड ये ही आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 1 भी है। तो आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 1 क्या बोलता है? आर्टिकल 15 क्लॉज 1 बोलता है कि स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी सिटीजन ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट। मैं लिख देता हूं कौन कौन से हैं। रिलीजन यानी कि धर्म, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। यानी कि आप रिलीजन के आधार पर, रेस के आधार पर, कास्ट जाति, महिला या पुरुष और जन्म के आधार पर कि उसका जन्म का स्थान क्या है, इस आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। और ये ओनली ग्राउंड्स हैं, केवल इन्हीं आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। अगर इनमें से किसी एक के आधार पर, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, या किसी दो को मिला के, किसी तीन को मिला के अगर आप कोई भेदभाव कर रहे हो, तो वो स्टेट ऐसा भेदभाव नहीं कर सकता। ये आर्टिकल 15 क्लॉज 1 में लिखा हुआ है। एक और चीज इसमें लिखी हुई है, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 आर्टिकल ऐसे हैं, 15, 16, 19, 29, 30, जो खाली सिटीजन्स के लिए एप्लीकेबल है। तो यानी कि आर्टिकल 15 की बात कर रहे हैं तो इसमें खाली हम सिटीजन्स की बात करेंगे, इसके अलावा इसमें फॉरेनर्स या एलियंस का कोई रोल नहीं होता है। बात कर लेते हैं फिर आर्टिकल 15 क्लॉज 1। समझ आ गया? यानी कि आर्टिकल 15 क्लॉज 1 बोलता है कि आप इन 5 आधार पर, केवल इन्हीं 5 आधार पर, केवल यानी कि ओनली इन्हीं 5 आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। और आपका मतलब कौन है? स्टेट किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। ये 15 क्लॉज 1 में दे रखा है। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं 15 क्लॉज 2। देखो, जो 15 क्लॉज 1 था वो खाली स्टेट के लिए था, ठीक है, खाली राज्य के लिए। ठीक है भाई, राज्य भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन कोई नागरिक भी तो आपके साथ भेदभाव कर सकता है। यानी कोई नागरिक किसी दूसरे नागरिक के साथ भेदभाव कर सकता है। कर सकता है कि नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। तो फिर आर्टिकल 15 क्लॉज 2 ने बोला, आर्टिकल 15 क्लॉज 2 ने बोला कि नो सिटीजन सेल ऑन द ग्राउंड ऑफ, नो सिटीजन यानी कि कोई भी ऐसा नागरिक इस आधार पर, इस मूलभूत आधार पर, वो कौन कौन से आधार है? वही 5 वाले, ओनली, ओनली, ये ओनली टर्म इंपॉर्टेंट है, ठीक है। केवल यही हैं जिनके आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते, बाकी किसी आधार पर आप भेदभाव कर सकते हो। जैसे कि प्लेस ऑफ रेजिडेंस, आपके निवास स्थान, आप उस आधार पर भेदभाव कर सकते हो कि भाई यहाँ के लोगों को यहाँ नौकरी मिलेगी, जो यहाँ नहीं रहते उनको यहाँ नौकरी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इस आधार के जो भेदभाव है उसके अलग आप कर सकते हो। तो ये कौन कौन से जिसके साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते? रिलीजन, रेस, कास्ट,
सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इन आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हो। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 2 बोलता है कि नो सिटीजन, यानी कि कोई भी ऐसा नागरिक इन 5 आधार पर उसके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा। कहां कहां पर? अब इसमें दो चीजें दी हुई हैं, कहां कहां पर। पहला इसने क्या बोला है, पहला इसने बोला है कि होटल हो आपका, आपका कोई भी रेस्टोरेंट हो, आपका कोई भी शॉप हो, ठीक है, या कोई भी पब्लिक एंटरटेनमेंट का स्थल हो, उसके आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं होगा। कौन कौन सा हो गया? शॉप हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, होटल हो गया, या पब्लिक एंटरटेनमेंट वाली जगह, पब्लिक एंटरटेनमेंट, जैसे कि हॉल हो गया, पार्क हो गया, हॉल हो गया, सिनेमा हॉल हो गया, या कुछ और जगह की चीजें हो गई, ठीक है। ये सारी चीजें पहले क्लॉज में आती हैं। फिर इसी में आर्टिकल 15 क्लॉज 2 में एक तो ये चीज दी हुई है कि आप किसी सिटीजन के साथ शॉप, रेस्टोरेंट, होटल, पब्लिक हेल्थ के आधार पर भेदभाव नहीं करोगे। इसमें फिर एक और चीज दी हुई है, और वो ये है कि आप किसी के साथ भेदभाव नहीं करोगे। और वो कौन, कहां कहां भेदभाव नहीं करोगे, वो चीज इसने बोली है। पहला क्लॉज ये हो गया, और सेकंड सब क्लॉज बोलता है कि आप वेल्स, यानी कि किसी को कुएं से, टैंक से, ठीक है, आप किसी को कुएं से, टैंक से, बाथिंग घाट से, यानी कि नहाने वाले जो घाट होते हैं उनसे, ठीक है, जो इस टाइप की चीजें होंगी, नहाने वाले घाट होगा। और इसके अलावा मैं अगर आपसे बोलूं तो पब्लिक रिसोर्ट, जो चीजें, देख लो इसे भी, या ऐसे पब्लिक रिसोर्ट, और या कोई ऐसी जगह जो किसी स्टेट द्वारा, किसी सिटीजन द्वारा पब्लिक यूज के लिए है, या कोई ऐसी जगह और पब्लिक यूज, या कोई ऐसी जगह जो पब्लिक यूज के लिए है, और अगर उसमें भी आपके साथ भेदभाव हो रहा है रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर, तो वो भेदभाव आपके साथ नहीं हो सकता। ये आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 2 बोलता है। आप एक चीज देखो, दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं इनको। तो आर्टिकल जो 15 क्लॉज 1 है, आर्टिकल जो 15 क्लॉज 1 है वो है खाली स्टेट के लिए, यानी कि कोई भी राज्य आपके साथ भेदभाव नहीं करेगा, केवल इन्हीं 5 ग्राउंड पर और केवल सिटीजन के लिए ये एप्लीकेबल है। लेकिन जब हम आर्टिकल 15 क्लॉज 1 किसके लिए हो गया? 15 क्लॉज 1 हो गया स्टेट के लिए, ठीक है, और ओनली जो ग्राउंड है वो ओनली ग्राउंड हमने पढ़ चुके हैं, वो सेम है सबके लिए, रिलीजन, ये 5 ग्राउंड हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद फिर आर्टिकल 15 क्लॉज 2 क्या बोलता है? आर्टिकल 15 क्लॉज 2 बोलता है कि स्टेट हो या सिटीजन, यानी कि स्टेट प्लस सिटीजन, दोनों में से कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता, दोनों में से कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता। कहां कहां पर नहीं कर सकता? ग्राउंड यही होने चाहिए, ठीक है, यही 5 ग्राउंड, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, यही 5 ग्राउंड होने चाहिए। तो पहला तो है कि आपके साथ जो भेदभाव नहीं होगा वो पब्लिक होटल्स, रेस्टोरेंट, मॉल, या जो आपकी पब्लिक शॉप्स हो गई, या जो आपकी पब्लिक एंटरटेनमेंट की जगह, उनके साथ आपके साथ भेदभाव नहीं होगा उनमें। फिर इसी का 15 क्लॉज 2 सब क्लॉज 1 ये हो गया। और सब क्लॉज 2 क्या बोलता है कि अगर आपका मान लीजिए कोई बैल है, यानी कि कुआं है, टैंक है, बाथिंग घाट है, या कोई ऐसी जगह जो पब्लिक यूज के लिए ओपन है, उसमें भी आपके साथ इन ग्राउंड पर अत्याचार यानी कि भेदभाव नहीं होगा, आपका शोषण नहीं होगा, आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ये आर्टिकल 15 क्लॉज 1 और 15 क्लॉज 2 बोलते हैं, ठीक है। ग्राउंड यही है ओनली। बात कर लेते हैं आर्टिकल 15 क्लॉज 3 की। आर्टिकल 15 क्लॉज 3, आर्टिकल 15 क्लॉज 3 क्या बोलता है? आर्टिकल 15 क्लॉज 3 हमसे कहता है कि स्टेट जो है वो कोई भी एक नया कानून ला सकता है। किस चीज के लिए? वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए, यानी कि स्टेट
महिला और बच्चों के लिए, उनके उत्थान के लिए कोई भी नया कानून ला सकता है, तो उस पर आप ये नहीं बोलोगे कि सर आपको भेदभाव नहीं करना था। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 3 कहता है कि 15 क्लॉज 1, 15 क्लॉज 1 और 15 क्लॉज 2 की कोई औकात नहीं है। 15 क्लॉज 1 या 15 क्लॉज 2 की कोई हैसियत नहीं है कि वो स्टेट को वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए कोई स्पेशल रिजर्वेशन या कोई स्पेशल लेजिस्लेशन, कोई स्पेशल कानून बनाने से रोक पाए। इनकी कोई ऑटोनॉमी नहीं है कि ये स्टेट को वुमेन प्लस चिल्ड्रन से कोई नए कानून बनाने के लिए रोक पाए। यानी कि 15 क्लॉज 3 हमें बता देता है कि स्टेट वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए कोई नया कानून बना सकता है, उनके उत्थान के लिए कोई नया कानून बना सकता है। ये हमको 15 क्लॉज 3 बताता है। चीज समझ आई कि नहीं आई? और 15 क्लॉज 1, 15 क्लॉज 2 के आधार पर आप ये नहीं बोल सकते कि आप वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए कानून क्यों बना दे हो, जबकि लिखा हुआ है ना 15 क्लॉज 1 में कि भाई आप रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स, यानी कि आप किसी फीमेल और मेल के आधार पर भेदभाव नहीं करोगे। अगर आप वुमेन के लिए कानून बना दे तो वो तो भेदभाव हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन नहीं हुआ। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा क्यों वो भेदभाव नहीं होता है। इससे पहले आर्टिकल 15 क्लॉज 4 भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक एक्सप्लेनेशन होगी। ठीक है, ये था आर्टिकल 15 क्लॉज 3 खाली वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 किस किस के लिए है? सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास, सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास, एससी और एसटी। तीन चीजें हो गई, सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास, एससी और एसटी। इनके आधार पर, इनके उत्थान के लिए स्टेट कोई भी रिजर्वेशन दे सकता है या इनके उत्थान के लिए कोई भी अलग से एक्ट बना सकता है, अलग से लेजिस्लेशन बना सकता है। समझे इस चीज को? आर्टिकल 15 क्लॉज 3 किसके लिए था? वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 किसके लिए? सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, जो सोशली बैकवर्ड है और एजुकेशनली बैकवर्ड है, प्लस एससी और प्लस एसटी के लिए। तीन चीजें हो गई। अब हमारे दिमाग में एक चीज आती है कि जब हमने बोला, यानी कि स्टेट आर्टिकल 15 क्लॉज 1 बोलता है कि आप किसी के साथ भेदभाव नहीं करोगे, तो ये भेदभाव क्यों हो रहा है? क्यों एससी को अलग से एक कानून बनाया गया जबकि ये तो कास्ट के आधार पर है? क्यों इनके लिए रिजर्वेशन बनाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों रिजर्वेशन? तो इसमें फिर हम बात कर लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखो, जब भी हम आर्टिकल 15 क्लॉज 1 हमने पढ़ा तो वहां पे हमने एक चीज देखी थी कि ओनली ये ही ग्राउंड के आधार पर स्टेट भेदभाव नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या हुआ? बाकी आधार पर तो भेदभाव कर सकता है ना। अगर मान लो मैं कहूँ आपसे कि मैं केवल 5 रोटी नहीं खा सकता, इसका मतलब क्या हुआ? मैं 4 खा सकता हूँ, 6 खा सकता हूँ, मतलब बाकी तो खा सकता हूँ ना। तो यही सेम चीज है कि ओनली जो हमने लिखे थे वहां पे रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इनके आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं कर सकते, लेकिन इसके अलावा जो रीजन है उनके आधार पर भेदभाव कर सकते हैं। एग्जाम्पल देता हूं आपको, पहले देता हूं वुमेन एंड चिल्ड्रन वाला एग्जाम्पल आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में। सपोज कर लीजिए ये कोई फीमेल है, ठीक है। अब इनसे बोल दिया जाए कि आपको एक स्टील कंपनी में काम करना है, काम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, स्टील कंपनी घाटे में चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहां पर जो हमने एक ग्राउंड लिया वो फिजिकल ग्राउंड लिया, फिजिकल ग्राउंड लिया। ठीक, अब ये ग्राउंड इसमें तो लिखा नहीं है, हमने अदर्स ग्राउंड कंसीडर किया और उस ग्राउंड के आधार पर हमने पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया। यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन होगा वो नेगेटिव नहीं होगा, यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। अब सेम चीज आप समझ लीजिए रिलीजन के आधार पर। मंदिर में हो सकता है कि एक, अगर मान लीजिए कोई सरकारी मंदिर है उसमें आपको कोई पुजारी रखना है तो वो निश्चित रूप से पंडित होगा,
और कोई मौलवी, अगर मस्जिद है तो उसमें निश्चित रूप से कोई मौलवी होगा। इसका रीजन ये नहीं कि आपने रिलीजन के आधार पर भेदभाव किया, इसका रीजन ये है कि पंडित को ही अपनी संस्कृति के बारे में ज्यादा जानकारी होगी देन द मौलवी, माना यही जाता है। ये चीजें हो जाती है रिलीजन के आधार पर। ऐसे ही कास्ट के आधार पर जब हम SC ST की बात करते हैं, तो जब हम उनके एक डाटा को देखते हैं, हम देखते हैं वो जॉब में भी कम है, वो एजुकेशनल फील्ड में कम है, ठीक है, वो लेवल पार्टी में मतलब लेवल में ज़्यादा है। बाकी अगर वो अपर पोस्ट में, अपर जॉब्स में, उनकी संख्या बहुत कम है। वो हो जाता है हमारे लिए कास्ट के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का एक ग्राउंड। तो ये जो ग्राउंड होता है, हम इसके अलावा अगर कोई और ग्राउंड इसके साथ कंसिडर करते हैं, इसके साथ प्लस एनी अदर ग्राउंड, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर हमने फीमेल के साथ फिजिकल ग्राउंड कंसिडर कर लिया, यहाँ पर हमने कास्ट के साथ उसका सोशल बैकग्राउंड कंसिडर कर लिया, रिलीजन के साथ हमने यहाँ पे उसका जो है एक रिलीजन बैकग्राउंड कंसिडर कर लिया। अगर इसके अलावा हम कोई और बैकग्राउंड कंसिडर करते हैं तो जो स्टेट है वो डिस्क्रिमिनेशन और पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। ये थी इसकी एक थ्योरी। डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि आप सभी को अनफेवरेबल कंडीशन दे दो, यानी कि एक के साथ दूसरे के साथ आप दोनों को लड़ाने की कोशिश कर दो, या आप उन दोनों को एक जैसा ट्रीटमेंट नहीं दे रहे, यानी कि अनफेवरेबल। अनफेवरेबल ये किसी को पसंद नहीं होता, ये किसी को पसंद नहीं होता। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन लिख देता हूँ, जैसे ही मैं यहाँ पे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन लिख देता हूँ तो यहाँ से एक पॉइंट हट जाता है और ये अन हट जाता है, ये फेवरेबल डिस्क्रिमिनेशन में कन्वर्ट हो जाता है। यही है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, और आर्टिकल 15 भी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन को इम्प्लाई करता है। ये चीज समझ आई कि नहीं आई? यानी कि आप यहाँ पर डिफरेंशियल ट्रीटमेंट दे सकते हैं, लेकिन वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के साथ होना चाहिए। ये था आर्टिकल 15 क्लॉज 4 तक की कहानी। 97th अमेंडमेंट एक्ट आता है फिर उसके बाद, और 97th अमेंडमेंट एक्ट क्या बोलता है? 97th अमेंडमेंट एक्ट बोलता है कि भाई, सॉरी 93rd अमेंडमेंट एक्ट बोलता है, 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005 आता है, 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005। इसने एक 15 आर्टिकल में एक नया क्लॉज और ऐड कर दिया। 15 क्लॉज 4 हमने पढ़े थे, इसने ऐड किया 15 क्लॉज 5। एक और चीज, जो 15 क्लॉज 4 होगा उसमें हमें आर्टिकल 29 जो है वो माइनॉरिटी से रिलेटेड होता है, स्पेशल सेक्शन ऑफ सिटीजन से रिलेटेड होता है। अगर उसमें भी कोई क्लॉज है तो वो आर्टिकल 15 को कोई नए एक्ट या नए रिजर्वेशन बनाने से रोक नहीं सकता। ये भी एक यहाँ पर पॉइंट है। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 5 ने क्या बोला? सेम वही चीज, सोशल एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, SC ST, आप इनके लिए, अब ये 15 क्लॉज 5 थोड़ा सा एक स्पेसिफिक था। इसने बोला आप इनके लिए एजुकेशनल में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, यानी कि शिक्षण संस्थान में इनके लिए रिजर्वेशन लागू कर सकते हैं, इनके एडमिशन में भी रिजर्वेशन लागू कर सकते हैं। ये आर्टिकल 15 क्लॉज 5 में बोला गया, 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005 में ऐड हुआ। और वो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, लेकिन आपको ये आर्टिकल अप्लाई करना पड़ेगा। प्लस एक और चीज उसमें बोल दी गई कि जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होते हैं, जैसे मदरसा टाइप जो होते हैं, वहां पर ये चीज एप्लीकेबल नहीं होगी, यानी कि जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होते हैं उनके लिए ये चीज एप्लीकेबल नहीं है। ये चीज आर्टिकल 15 क्लॉज 5 में बोल दी गई थी। तो ये थे आर्टिकल। इसके बाद एक कंसेप्ट आया कि चलो भाई ठीक है, कुछ SC या कुछ ST ऐसे भी तो हो सकते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, या OBC कुछ ऐसे भी तो हो सकते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है। तो OBC में एक लेयर रखी गई, माना गया कि जो अदर कास्ट हैं वो अभी उनके पास इतना पैसा नहीं है, इतनी सोशली अपलिफ्ट सोसाइटीज नहीं है, लेकिन जो OBC कास्ट है, यानी कि जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं,
उसमें कुछ ऐसी क्लास या ऐसी कास्ट जरूर है जो थोड़ी सी अपवर्ड है। तो एक कंसेप्ट रखा गया और उसका कंसेप्ट का नाम था क्रीमी लेयर। आर्टिकल नंबर 16 में मंडल कमीशन में क्रीमी लेयर बहुत अच्छे से डिस्कशन होगा, लेकिन बता देता हूँ क्रीमी लेयर का मतलब क्या है। क्रीमी लेयर का मतलब है कि हो सकता है आपके पिता जज हों, प्राइम मिनिस्टर हों, प्रेसिडेंट हों, चीफ मिनिस्टर हों, किसी भी इस तरह की पोस्ट पर हैं, तो आपको आरक्षण का यानी कि रिजर्वेशन का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में लाभ नहीं मिलेगा या कहीं भी लाभ नहीं मिलेगा। आपके जो पेरेंट्स है वो हो सकता है किसी ग्रुप ए सर्विस में हो, किसी अच्छी सर्विस में हो, आईएएस ऑफिसर हो, आईपीएस ऑफिसर हो, तो भी आपको ये लाभ नहीं मिलने वाला। हो सकता है आपके पेरेंट्स वकील हों या डॉक्टर हों या इस टाइप के कुछ ट्रेड्समैन हो, व्यापारी हो, मर्चेंट हो, तो भी आपको ये लाभ नहीं मिलने वाला। हो सकता है जो आपकी एनुअल इनकम है वो एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा हो, तो भी आपको ये लाभ नहीं मिलने वाला। और अगर आप फार्मर हैं, आप किसान हैं, तो भी हो सकता है कि आपके पास एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा ज़मीन हो, और अगर वो ज़मीन है आपके पास तो भी आप क्रीमी लेयर में आएंगे, उसमें आपको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। तो ये था रिजर्वेशन का कंसेप्ट, ये था ओबीसी लेयर का कंसेप्ट। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। एक केस में बता देता हूँ। एक टाइम पे क्या हुआ था कि मेडिकल कॉलेजेस में पीजी और अदर कोर्सेज में भी ये एससीबीसी, एससी, एसटी इनके लिए कोटा रख दिया गया था, यानी कि इनके लिए रिजर्वेशन कोटा रख दिया गया था। केस सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बताया, बोले कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड है क्योंकि आर्टिकल 15 क्लॉज 4 के अंतर्गत 15 क्लॉज 5 के अंतर्गत हम अपने एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए कोई भी नया रिजर्वेशन लागू कर सकते हैं। लेकिन बाद में फिर हमें मंडल कमीशन में पता पड़ता है कि ये जो रिजर्वेशन है ये 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो आर्टिकल 16 में हम डील करेंगे। तो ये था आर्टिकल नंबर 15 और लास्ट रिवीजन एट ए ग्लैंस अगर कर लेते हैं तो ये करते हैं। आर्टिकल 15 क्लॉज 1 क्या बोलता है? 15 क्लॉज 1 बोलता है कि जो स्टेट है वो किसी के साथ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ यानी जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा किसी भी सिटीजन के साथ। आर्टिकल 15 क्लॉज 2 क्या बोलता है कि सेम इन्हीं ग्राउंड पर ना तो स्टेट और ना ही सिटीजन कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। कहां कहां पे? पहला पॉइंट दिया था कि अगर आप किसी शॉप में जाते हैं या आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप किसी मॉल में जाते हैं, आप किसी होटल में जाते हैं, उनमें आपके साथ भेदभाव नहीं होगा। इसी का सब क्लॉज 2 क्या बोलता है? इसी का सब क्लॉज 2 बोलता है कि अगर आप किसी कुएं पे जाते हैं, किसी टैंक पे जाते हैं, बेल, टैंक, बाथिंग घाट या किसी ऐसे पब्लिक पार्क या जो ऐसी जगह है जो पब्लिक प्लेस के लिए ओपन है और उसमें भी आपके साथ इन्हीं ग्राउंड पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15 क्लॉज 3 क्या बोलता है? आर्टिकल 15 क्लॉज 3 बोलता है कि स्टेट जो है, आर्टिकल 15 क्लॉज 3 बोलता है कि स्टेट जो है वो वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए अलग से लॉ बना सकता है, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए अलग से उनको रिजर्वेशन दे सकता है, उनके लिए अलग से लॉ बना सकता है। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 क्या बोलता है? आर्टिकल 15 क्लॉज 4 बोलता है कि आप सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लिए, एससी के लिए और एसटी क्लास के लिए कोई अलग से रिजर्वेशन दे सकते हैं, कोई अलग से लॉ बना सकते हैं। सेम एज आर्टिकल 15 क्लॉज 5 क्या बोलता है? सेम चीज बोलता है, सेम चीज बोलता है, लेकिन बस यहाँ पे एक स्पेसिफिक ग्राउंड ऐड कर देता है और ये 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005 से रिलेट हुआ था। ठीक है, 2005 से रिलेट हुआ था और यहाँ पे ये एक चीज ऐड कर देता है बस, और वो चीज ये ऐड कर देता है कि आप एससीबीसी, एसटी और एसटी में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आप इनको रिजर्वेशन दे सकते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आप इनको एक कोटा दे सकते हैं कि भाई आपको इतना रिजर्वेशन मिल गया। इसके बाद क्रीमी लेयर का कंसेप्ट था जो मैंने आपको बता दिया। तो ये था आर्टिकल नंबर 15 और ये था आर्टिकल नंबर 15। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा। कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं आराम से। और इसके अलावा आप
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम आर्टिकल नंबर 16 डिस्कस करेंगे। बहुत बड़ा आर्टिकल, अपने अपने मंडल, कमीशन, अपॉर्चुनिटी वगैरह सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।